Hello friends, welcome to Law and GK. At present we are doing the UGC NET paper 1 from previous years. So friends, in today's video we are going to discuss the UGC NET July 2018. देखिए जो जून वाला पेपर था वो 2018 में जुलाई में हुआ था 8 जुलाई को, और इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया था और फिर से एग्ज़ाम हुआ था 22 जुलाई 2018 में ही। तो आज हम जो 8 जुलाई 2018 को UGC नेट पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द वीडियो आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए जो पेपर 1 होता है कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ पेपर 1, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कि लॉ का पेपर हो रहा है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 में आए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही रहें हर एग्ज़ाम पेपर में। हर एग्ज़ाम में जो है वो रैंडमली आते हैं। कुछ ऑनलाइन पेपर होता है उसमें क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, मान लीजिए 1 लाख क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, वो रैंडमली आपके सिस्टम पर 50 क्वेश्चन शो करेगा और उसमें से फिर आपको जो है वो आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब हर सब्जेक्ट का एक अलग दिन होता है और जो एग्ज़ाम चलते हैं वो मोर देन 10 डेज एग्ज़ाम चलते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट रहती है। तो आप देख लीजिए इस हिसाब से हर अटैम्प्ट में 2 पेपर जो आपके पेपर 1 रहते हैं। और एंड आप अगर एक अजम्पशन लगाएं तो अराउंड 20 पेपर्स जो हैं पेपर 1 के रहेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 पेपर 50 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन आपके हो गए फॉर 1 नेट एग्ज़ाम। तो उसमें से हम जो है कुछ सब्जेक्ट्स में से जो हमें पेपर 1 मिले हैं तो हम उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्या पता आपके इस क्वेश्चंस में जो है वो रैंडमली फंस जाएं और रिपीट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। रिपीट नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप जो है इन वीडियोज़ को ज़रा ध्यान से देखिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 की, तो ये आपके लिए उसमें बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प ही करेगा। साल में देखिए नेट 2 बार ही आता है और ड्यू टू कोविड अभी ईयरली हो रहा था। एंड अभी जो है दिसंबर साइकिल और जून साइकिल के लिए इकट्ठा एग्जाम हो रहा है 2022 में, जो कि जुलाई या अगस्त में होना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा दिसंबर के आसपास ही आएगा। तो साल में 2 बार हो गया और इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 रहेगा। तो आप उसकी भी जो है शिफ्ट्स रहती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई पेपर 1 में जो है कितने क्वेश्चन आते होंगे एक बार के नेट पेपर में। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन ए प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम एंड UGC नेट एग्ज़ाम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी नेट का पेपर देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कई बार तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से टाइम से, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो भी रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं और हो सकता है कि अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस पेपर्स कर ले तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंस जाएं और हो सकता है कि आपका जो पेपर 1 जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ज़रूर देखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप जो है कोचिंग भी ले रहे हैं कहीं से पेपर 1 की, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हों चाहे ना ले रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोचिंग ली नहीं हो, तैयारी भी ना हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर करके भी जो है कई लोग पूरा पेपर जो है पास कर जाते हैं। एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos। तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर। देखिए मैंने भी ये नेट से डाउनलोड किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कौन कौन से टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ये दिस इज करेक्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। यस। फिर है ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नो, इनफॉर्मल भी हो सकती है। टीचर इज अ सीनियर पर्सन। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। यस। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ACF 3 is the answer. Next 2, which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? That is prior experience of the learner. 1 is the answer. बिकॉज अगर मान लीजिए आपको कुछ आइडिया है सब्जेक्ट का और आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो आप उसको जल्दी से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो होके जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि भाई सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो आपको उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट 3, अब मैच करना है मेथड्स ऑफ टीचिंग है और इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस। लेक्चरिंग क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी
इन lucid लैंग्वेज। फिर डिस्कशन इन ग्रुप्स तो क्या होगा, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, 2 प्रोग्राम्ड स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। इसका आंसर क्या रहेगा, 3 5 2 1, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है 4, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग द कोड। अब देखिए, ए टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क, नो। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक, यस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना ये। फिर ए टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन यूनिट टेस्ट, बट दैट इज नॉट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर टीचर क्लैरिफाइज टू डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, यस। फिर है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज बाय टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन, यस। देखिए, जो भी चीज़ जो क्लासरूम में हो रही है ना, दैट इज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 4 B D and F। नेक्स्ट है 5, दर्शन है ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, फिर रीजन है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। दर्शन है ऑल टीचिंग शुड एम एट लर्निंग, रीजन है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आदर्शन का रीजन ठीक है, ए इज ट्रू, ऑल लर्निंग आर रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग ज़रूरी नहीं है, विदाउट टीचिंग भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये ठीक है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है 6, फिर से मैच करना रिसर्च टाइप एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बनाते हो, फंडामेंटल रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। फिर एक्शन रिसर्च क्या होता है, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस। इवेल्युएटिव रिसर्च क्या होती है, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑन एन इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 4 3 1, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द सेट एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट साइकिल नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, 4 इज द आंसर। प्लान करो, फिर एक्ट करो, उसको ऑब्जर्व करो, फिर रिफ्लेक्ट करो। नेक्स्ट है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज नियरर टू साइंटिफिक मेथड, तो कौन सा है, पहले परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, फिर लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, फिर डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्शन, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 9, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद which aspect of research activities, with evidence based research reporting, 4 is the answer. Next 10, in which of the following activities potential of nurturing creative and critical thinking is relatively greater, and in participation in research conference, 3 is the answer. अब देखिए आगे पैराग्राफ पैसेज 11 से 15 आपने इस पैराग्राफ से आंसर करने हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट 11, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज विच द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ 4th डायमेंशन, तो कौन कौन से हैं, एस्पिरेशन ऑफ पीपल, यस। मॉडर्न डे डायनामिज्म, नो। इकोनॉमी इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट, यस। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, यस। तो A, C and D, 3 is the answer. 12, more productive employment demands pervasive use of technology, 1 is the answer. Next 13, absence of technology would lead to less pollution, not relevant. Wastage of precious natural resources, yes. Low value addition, yes. And hurting the poorest most, yes. तो आंसर क्या रहेगा इसका, B, C, D, 2 is the answer. Next 14, the advantage if technological inputs would result in lifting our people to a lifetime of dignity, 4 is the answer. Next 15, envisioning a developed India requires
Aspiration to become major economic player, dependence on project designed abroad, no. Focus on short-term projects, no. Development of core technological strengths. This is the appropriate answer. 4 is the answer. Next 16, differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of first है selective expectation of performance या selective affiliation to peer group या फिर selective attention morality. तो आंसर रहेगा selective attention. 3 is the answer. Next is 17. The initial message to students in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction later. Reason: a more control over communication process means more control over what the students are learning. देखिए आदर्शन है लिखा हुआ ना कि इनिशियल मैसेज टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल. इट कैन बी क्रिटिकल. तो ये रॉन्ग है. आर इज ट्रू. सो यहाँ पर इनको आदर्शन नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. तो कौन स्टेटमेंट ठीक है? सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 18. टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी. रीजन: इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. जो आदर्शन है दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट मे बी नेचुरल एबिलिटी बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्किल यू लर्न. ठीक है, तो आर इज ट्रू. जो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 19 फिर से आदर्शन. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसैक्शनल प्रोसेस. yes, this is true. A teacher does not operate under assumption that students' response are purposive. No, this is wrong. A is true, R is false. 3 is the answer. Next 20. Which of the following set of statement is correct for describing the human communication process? फिर non-verbal communication can stimulate ideas. Yes. Communication is learnt ability. Yes. Communication is not a universal panacea. Yeah, this is true. Communication cannot break down. It can break down. More communication means more effective learning by students. No, that is wrong. Value of what is learned through classroom communication is not an issue for students. It can be. So this is wrong. तो आंसर क्या रहेगा? A, B, C, D. 3 is the answer. Next 21. The next term in the series -1. डिफरेंस कितना है देखिए यहाँ पर 6. यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10. यहाँ पर कितना है 14. तो मतलब क्या हुआ कि 4 का डिफरेंस है. तो यहाँ पर कितना डिफरेंस होना चाहिए? फिर इधर 18. 4 का डिफरेंस आएगा ना यहाँ पर. 29 + 18 इज इक्वल टू 47. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 22. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज ए बी डी. अब देखिए कैसे लिखा हुआ है. ए और डी में कितना डिफरेंस है? 2 का. ठीक है, फिर डी से और एच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. मतलब अगर आप एक तरीके से देखें तो थर्ड लेटर आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ लेटर आ रहा है. तो अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, वो इजी रहता है ऐसे कर उसकी जगह. तो ए बी डी, डी जी के, एच एम एस, एम टी बी, एस बी एल. तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ये इजी रहेगा. डिफरेंस कितना है? 3 4 5 6. यहाँ कितना है? 5 6 7 8. यहाँ कितना है? 7 8 9 10. तो यहाँ कितना होना चाहिए? 7. यहाँ पर 9, यहाँ पर 11. तो कितना आएगा? एस के बाद 7 कितना है? ZKW. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 23. ये बड़ा ही ईजी है. जो जितना लेंथी वर्ड होगा उतना ईजी रहता है. कैसे देखिए, V के बाद क्या आता है? W. ठीक है, A के बाद B में फिर C है. तो 2 लेटर देखिए. या फिर K के बाद क्या आएगा? L. O के बाद क्या आएगा? फिर P Q. अब देखिए L 2 में है सिर्फ, ये दोनों कैंसिल हो गए. तो O तो आएगा नहीं, तो क्या बच गया? Q. 4 इज द आंसर. बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट 24. इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड ए वुमन सेड. एक वुमन है वो कह रही है राकेश को इंट्रोड्यूस कर रही है अपने हस्बैंड से. ठीक है, कहती है ही इज़ ब्रदर्स फादर. राकेश का जो ब्रदर है उसका जो फादर है इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. जो ब्रदर है ना वो ग्रैंड सन है किसका? माई ग्रैंड फादर. ठीक है, तो माई ग्रैंड फादर मतलब बी का क्या हुआ? वो ब्रदर. सिस्टर तो क्या हुआ? सिस्टर. तो आंसर क्या रहेगा? 3. नेक्स्ट 25. 2 numbers are in the ratio of 2:5. If 16 is added to both the numbers then ratio becomes 1:2. तो let the number be x. तो क्या आ जाएगा? 2x + 16
5x प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 2 इंटू 2x 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 16। अब 5 में से 4 गया, बच गया 1x इज इक्वल टू 16। तो x कितना गया 16, तो 2x है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 इज इक्वल 32 एंड 5 इंटू 16 80, तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 26, superiority of intellectual depends upon its power of concentration on one theme in the same way as a concave mirror collect all the rays that spikes upon it into one point. क्या होता है वो? Analogical. 3 is the answer. Next 27, given below are two premises A and B. 4 conclusions are drawn. Select the codes that states validity drawn conclusions. तो most of the dancers are physically fit. ये हैं dancers, तो ये है फिजिकली फिट, ठीक है। मोस्ट सिंगर्स आर डांसर्स, तो ये हो गए सिंगर्स, मोस्ट सिंगर्स आर डांसर्स, बीच में है डांसर, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या? मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, कोई ज़रूरी नहीं है, रॉन्ग। मोस्ट डांसर्स आर सिंगर्स, यस। मोस्ट ऑफ फिजिकली फिट पर्सनस आर डांसर्स, यस। मोस्ट फिजिकली फिट पर्सनस आर सिंगर्स, नो। तो आंसर क्या बनेगा? बी एंड सी ओनली, 2 इज द आंसर। Next 28, which one of the following is a presupposition in inductive reasoning? Answer है 4, uniformity of nature, 4 is the answer. Next 29, if the proposition domestic animals are hardly ferocious is taken to be false, which of the following propositions can be claimed to be certainly true? Are domestic animals are ferocious? देखिए ये ऊपर लिखा नहीं है, ये है false, हमें true बताना है, तो this can be true, मतलब इसका ऑपोजिट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोशियस, यस। नो डोमेस्टिक एनिमल इज फेरोशियस, नो। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉन फेरोशियस, नो। आंसर क्या रहेगा इसका? ए एंड बी, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड? तो वेन डायग्राम में कौन सा नहीं होता? इज मेथड टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट इज करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है ना। Represents both premises of syllogism in one diagram, yes. It requires two overlapping circles from two premises of standard form categorical syllogism. This is wrong, overlapping ज़रूरी नहीं है। It can be used to represent class as well as prepositions, yes. तो आंसर क्या रहेगा? 3, not correct. अब आ गई है टेबल, डिटरमिनेशन के क्वेश्चन है 31, 35। अब क्या दिया हुआ टेबल में? डेटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस इन कंट्री पी इन 5 ईयर 12 to 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम? पर कैपिटा कंजम्पशन निकलेगी कंजम्पशन इन मिलियन केजी अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है। और ये कैसे निकलेगी कंजम्पशन इन पर मिलियन केजी? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन प्राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर? अब यहाँ पर हम ना परसेंटेज निकालेंगे 12 की 13 से, 13 की 14 से, 14 15, 15 16। डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पर कितना कितना है। देखिए यहाँ से तो ये माइनस हो गया, माइनस में गया है ये -0.95, ठीक है। यहाँ से फिर प्लस गया 3.50, फिर गया है 1.8, 1.5, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किस में? 3.5 है, तो यही सबसे ज़्यादा रहेगा 2014, 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 32, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियंस? पॉपुलेशन कैसे? अब देखिए पर कैपिटा कंजम्पशन जो लिखा हुआ है अब है 2014 में कितना? 38.7 इज इक्वल टू कंजम्पशन इन मिलियन केजी कितना है? 108। कैसे? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट अपॉन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होगा? पी आ जाएगा इधर, 108 डिवाइडेड बाय 38.7 कितना आ गया? 2.79, 3 इज द आंसर। Next 33, the ratio of export to consumption in the given period was the highest in the year. अब रेशियो कैसे निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे कंजम्पशन इन मिलियन केजी, कैसे? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72.5, 88, 108, 105, 125, ओके। अब हाईएस्ट पूछा हुआ है तो सबको क्या करना? हमने कंजम्पशन निकाली है, उसको एक्सपोर्ट में से हम डिवाइड कर देंगे। 2012 में है 114 डिवाइड बाई 72.5, फिर 114 2013 में, फिर डिवाइड बाई 88, ऐसे कर करके हम करेंगे। तो रेशियो एक्सपोर्ट देखना है ना हमने यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा किस में था? 2012 में, 1 इज़ द आंसर।
नेक्स्ट 34, इन विच इज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज द हाईएस्ट। अब पॉपुलेशन निकालनी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस तो निकाल ही लिया है हमने, उसको क्या करेंगे पर कैपिटल कंजम्पशन से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 72.5 आया डिवाइड बाय 36.25 कर दो, फिर अगर 88 आया 2013 का तो 35.20 कर दो। ऐसे ही 108 पॉपुलेशन निकाली थी हमने अभी, उसकी थी 2.79 थी उसकी पॉपुलेशन 2014 की। 2016 में 125 डिवाइड बाय 42, तो सबसे ज़्यादा किस में आएगी फिर 2016 में। 4 इज़ द आंसर। 35 है, व्हाट इज़ द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस इन मिलियन केजी ओवर ईयर्स 2012-2016। तो जो प्रोडक्शन है उसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 1062.5। एक्सपोर्ट को हम सारा ऐड कर लेंगे 562, इसको में से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 100.1। तो 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ICT इज आर ट्रू। पी है, ICT इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। नो, इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट एग्जाम्पलीफाई ICT इंक्लूड्स द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल्स, टेलीफोन कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ कॉमन केबलिंग सिस्टम। दिस इज ट्रू, तो आंसर क्या रहेगा इसका Q ओनली। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 37, a new laptop has been produced that weighs less, is smaller and use less power than previous laptop model। ठीक है, which of the following technology has been used to accomplish this? Universal serial bus mouse, no. Faster random access memory, no. Blu-ray drive, no. Solid state hard drive, yes। बिकॉज HDD जो होती है ना वो जो ज़्यादा पावर लेती है और स्लो कर देती है कंप्यूटर की स्पीड को। तो 4 इज़ द आंसर। ऑलवेज ट्राई टू गेट द SSD इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट 38, गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। स्वामी ने एक ईमेल मैसेज रिसीव किया है, तो इसमें से कौन कौन सा वो देख सकता है। तो ईमेल एड्रेस है ramtest.com से आया है। ठीक है, CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ठीक है, BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो स्वामी अपनी तो देख नहीं पाएगा, वो तो रिसीवर है, तो ये तीनों देख लेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, राम टेस्ट, राज टेस्ट एंड रवि टेस्ट। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 39, पुट द फॉलोइंग यूनिट टू स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग विद स्मॉलर यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो क्या होता है, बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो आंसर क्या रहेगा, एफ सबसे पहले ही आएगा, फिर बी है, देखो बी है, फिर ए है, फिर ए है, उसके बाद डिफरेंसेस आए हैं 3 में, तीनों तो यहाँ सेम ही है सारे ये। ठीक है ना, एक ही बात क्या आएगा, सी, फिर क्या आएगा ई, फिर डी। तो आंसर क्या रहेगा 3। नेक्स्ट 40, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी कहता है रीड ओनली मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, नो इट इज नॉट। नेक्स्ट है क्यू कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, यस। आर कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी, नो। तो क्यू ओनली, 2 इज द आंसर। Next 41, fly ash produced in thermal power plant is an eco-friendly resource for use in, what is fly ash? Fly ash क्या होती है, दैट थर्मल पावर प्लांट में जब हम कोयला को बर्न करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उससे जो उसका रेजिडुअल निकलता है दैट इज़ फ्लाई ऐश। ठीक है, तो वो हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट कर सकते हैं, वेस्टलैंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यस। तो आजकल जो ब्रिक्स चली हुई है ना वो रेक्टेंगल साइज़ की ग्रे कलर की जो ब्रिक्स आती हैं वो फ्लाई ऐश से बनती हैं। तो आंसर क्या रहेगा ABCD, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड, दैट इज ड्रॉट्स। सूखा जो पड़ता है वो पता नहीं ना कब बारिश आएगी, उसके बारे में आप नहीं कह सकते। आजकल तो फिर भी हम जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं वैसे कब बारिश आएगी, पर मान लो लंबा चल गया तो उसको हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। अर्थक्वेक कितने देर का होगा, कुछ सेकंड्स का। लैंडस्लाइड भी थोड़ी देर में रुक जाएगी, हरिकेन भी थोड़ी देर में रुक जाएगा। नेक्स्ट है 43, असर्शन इंडोर एयर पोल्यूशन इज सीरियस हजार्ड, यस दिस इज ट्रू। रीजन है इसका द डिस्पर्सल ऑफ
air pollutants is rather limited in indoor environment. Yeah, this is true. So 1 is the answer. Both are true. Correct explanation. Next 44. In the terms of contribution to the total power generation in India, identify the correct sequence of energy source. थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल. तो सबसे ज़्यादा कोयला यूज़ होता है तो थर्मल पावर प्लांट ही है सबसे ऊपर. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा फिर? रिन्यूएबल एनर्जी आजकल जो ज़्यादा चल पड़ी है. उसके बाद फिर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आ गए, फिर न्यूक्लियर आ गया. तो आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया? दैट इज अनट्रीटेड सीवेज. 2 इज द आंसर. Next 46. India has the largest higher education system in the world after US and China. A and C only. 4 is the answer. Next 47. Prime Minister Research Fellowship is for students pursuing PhD program in IIT and IIS. 4 is the answer. Next 48. Leader of the opposition is a member of committee which selects CIC yes, CVC yes, Chairperson of National Human Rights Commission yes. फिर है डी, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन. नो. तो आंसर क्या रहेगा? ABC ओनली. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 49. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग? जेंडर बजटिंग क्या होता है? इट सेपरेट्स बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड फॉर वुमेन. नो. इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन. यस. इट इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज. नो. इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन. यस. तो आंसर क्या रहेगा? B and D. 1 इज द आंसर. बिकॉज ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है, स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है. ठीक है. नेक्स्ट 50. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? वुडन एंड फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट्स. यस. इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स. यस. बैरियर्स पूछे हैं ना. अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. नो. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू यूथ. नो. तो आंसर क्या रहेगा इसका? A and B. 4 इज द आंसर. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने किसी सब्जेक्ट में आए हुए UGC नेट जुलाई 2018 के पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. एंड जो रीजनिंग के या फिर जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं. और आप अपनी नॉलेज भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है कहाँ से ली गई हैं, कौन सी थ्योरी से हैं, कौन सी प्रिंसिपल है, वो आप लिख सकते हैं. व्हेन यू शेयर योर नॉलेज यू जस्ट इंक्रीजिंग योर नॉलेज. दूसरों को भी हेल्प होगी और आपको तो डेफिनेटली होगी ही होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. उनको बताएं कि यहाँ पर उनको UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर 1 जो है ईजीली मिल जाएंगे पूरे डिस्कशन के साथ. एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.